तो जैसा कि अब हम अपनी जो है लास्ट इशू की तरफ पहुंच चुके हैं फाइनली, तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सारी स्टोरीज पीछे से मिस कर दी कि अब तक हम अपनी इस स्टोरी मार्वल यूनिवर्स दी एंड में क्या क्या देख चुके हैं। तो हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर एक विलन आता है जिसका नाम अखेनाटेन होता है, और वो बताता है कि वो इजिप्ट का एक पुराना फौरा है जो कि वहाँ से उसको एलियंस ले गए थे और उसने कुछ नई शक्तियाँ हासिल कर ली थी, जिसके जरिए अब वो अर्थ पे वापसी 5000 साल बाद लौट कर आया ताकि इसके ऊपर राज कर सके। और इसकी शक्ति इतनी होती है कि इसके सामने कोई गवर्नमेंट, कोई सुपर हीरो कम्युनिटी खड़ी नहीं हो पा रही होती। ये उन सबसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और हर चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, चाहे लोग उसकी बात माने या ना माने। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि बेसिकली इस स्टोरी के अंदर हमारे पास हीरो कोई कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन या थॉर नहीं है, बल्कि स्टोरी का हीरो था दरअसल थैनोस, जो कि अपनी एक अलग मिलिट्री लेके निकलता है जिसमें द डिफेंडर्स और कैप्टन मार्वल होते हैं। और वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ से सारी की सारी शक्तियों का पावर सोर्स आना शुरू हुआ था, जिसको द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कहा जा रहा था। और हम देखते हैं कि थैनोस वहाँ पे जाके वहाँ के सेलेस्टियल बीइंग से मुकाबला करते हैं और आखिरकार थैनोस जो अपने लोगों से गद्दारी करता है और वो सारी की सारी शक्ति यानी हार्ट ऑफ यूनिवर्स को अपने लिए चुरा लेता है और उसकी सारी शक्तियाँ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसा कि थैनोस के पास हार्ट ऑफ यूनिवर्स की सारी पावर्स आ चुकी थी, तो अखेनाटेन उसके सामने एक मच्छर की तरह था। अखेनाटेन से वो मुकाबला करता है और उसको एक तितली के अंदर बदल के इस यूनिवर्स के अंदर भटकने के लिए छोड़ देता है, और वहीं से दूसरी तरफ वो अर्थ के ऊपर जो चीजें हुई होती हैं उसको बिल्कुल ठीक भी कर देता है। लेकिन जैसा कि थैनोस के पास अब ये ओमनीपोटेंट ताकत आ चुकी थी जिसके जरिए वो ऐसे ऐसे राज जानने लग गया था इस यूनिवर्स के जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। उसको पता चलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर एक कैंसर मौजूद है और उस कैंसर की वजह यह है कि जिस तरह से कॉमिक बुक के अंदर सुपर हीरोज मर के वापसी आ जाते हैं, तो उनके वापसी आने की वजह से इस यूनिवर्स के अंदर एक कैंसर फैलना शुरू हो गया है। और वो ये बात भी जान लेता है कि इसको ठीक करने का अब कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका कि उसको इस यूनिवर्स को जड़ से खत्म करना होगा और एक नई यूनिवर्स बनानी होगी। लेकिन वहीं पे जब थैनोस ये सारी प्लानिंग अपनी कर रहा होता है तो लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि मार्वल यूनिवर्स का जज माना जाता है, एक तरह से आप उसको मार्वल यूनिवर्स का गॉड भी कह सकते हैं, वो थैनोस को जज करता है कि वो इस शक्ति को यूज करने के लिए, इस सारी ओमनीपोटेंट पावर्स को हासिल करने के लिए अनवर्दी है, और वो उससे सारी पावर सरेंडर करने को कहता है। लेकिन थैनोस, जिसके पास इतनी शक्ति आ चुकी थी, वो उसमें अंधा हो चुका था और वो बोलता है लिविंग ट्राइब्यूनल से कि तुम जो कर सकते हो वो करो, मैं यहीं खड़ा हूँ। और लिविंग ट्राइब्यूनल इसके बदले में सारे के सारी कॉस्मिक एंटिटीज, सारे के सारे गॉड्स, सेलेस्टियल्स, कैरेक्टर्स और सारे तमाम हीरोज जो हैं उनको थैनोस के सामने लाके खड़ा कर देता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से सारे हीरोज और सारी यूनिवर्स जो है वो एक तरफ और थैनोस उन सब के खिलाफ एक तरफ खड़ा हुआ है। अब आगे तो इस एपिसोड के अंदर जैसे कि हमारा फाइनल इशू है, तो आज थैनोस हमें द क्योर के बारे में समझाने वाला है कि किस तरह से किसी चीज का इलाज किया जाता है, और बताता है कि अर्थ पे रहने वाला एक इंसान जिसका नाम जॉन मिल्टन है, वो अपनी किताबों में लिखता है कि जहन्नुम के ऊपर राज करना जन्नत के अंदर खिदमत करने से ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये सारी बात तो ठीक है उसने जो कही है, लेकिन ये बात उसकी एक जगह की गलत हो जाती है, क्योंकि अब जिस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ पे एब्सोल्यूट नथिंगनेस है, मेरे अलावा कोई और चीज़ मौजूद ही नहीं है। और ऐसे एम्पायर का क्या फ़ायदा जब उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, जब उसको पूछने वाला कोई ना हो। और ये एक ऐसा सवाल था जो कि मुझसे बहुत जल्द पूछा जाने वाला था और मुझे इसका जवाब देना था, लेकिन अभी के लिए मैं एक ऐसे राइटियस फ्यूरी को फेस कर रहा था जो कि पूरी यूनिवर्स मेरे सामने लेके खड़ी हुई थी, कुछ ऐसे हीरोइक वॉरियर्स जो कि मेरा मुकाबला करने के लिए आए थे। और इस तरह हम लोग यहाँ से उसी बैटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि लास्ट एपिसोड में हमने छोड़ी थी। मतलब यहाँ थैनोस अकेला, मतलब सिर्फ अकेला, और यहाँ पे यूनिवर्स का लिटरली हर एक मेंबर जो है मौजूद है, चाहे वो सुपर हीरोज हों, कॉस्मिक एंटिटीज हो, सेलेस्टियल्स हों या पावरफुल बीइंग्स हों, वो सब यहाँ पे थैनोस से मुकाबला कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये ज़बरदस्त पैनल हमें दिखाया जा रहा है जहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हर एक हीरो नजर आ रहा है। लेकिन थैनोस बताता है कि ऑफ कोर्स उनका कंबाइंड माइंड जो था वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास सुप्रीम पावर मौजूद थी। और हम देखते हैं कि थैनोस सारे हीरोज के दरमियान इतने आराम से खड़ा होता है जहाँ पे इटर्नल्स भी मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल बीइंग्स भी मौजूद है, और वो बोलता है एक इशारे से कि मुझसे दूर हटो, और वहाँ से एक शॉकवेव पैदा होती है जिससे सारे हीरोज दूर जाते हैं। और हम देखते हैं कि थैनोस वहाँ पे सिर्फ एक हाथ के इशारे पे वहाँ पे एक सेलेस्टियल का काम तमाम कर देता है, जिसको देख के सिल्वर सर्फर एक ही लफ्ज़ बोलता है कि इनक्रेडिबल। और गैलेक्टस यहाँ पे बोलता है कि मुझे इसका यकीन नहीं हो रहा, इसने अभी अभी एक सेलेस्टियल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि गैलेक्टस के लिए भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है लिविंग ट्राइब्यूनल, गॉड, ज़्यूस, स्ट्रेंजर और लॉर्ड केओस, ये सारे के सारे मिलके अपनी शक्तियाँ थैनोस के ऊपर बरसा रहे होते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब लिविंग ट्राइब्यूनल जंग के अंदर अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर दे तो वो कोई बहुत ही बड़ा खतरा होता है। और वहीं पे जो है ज़्यूस बोलते हैं कि मेरे ख्याल से कैप्टन तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे करने की कोशिश करी, लेकिन अब ये जंग जो है इसको गॉड्स ही लड़ेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर एक ऐसी रोशनी चमक रही होती है जैसे कोई एक गैलेक्सी के अंदर तबाही जो मच रही है, क्योंकि सारी कॉस्मिक एंटिटीज वो थैनोस के ऊपर मिलकर अटैक कर रही हैं। और थैनोस बताता है कि इस वक्त एक मैंने शानदार कॉस्मिक फोर्स का डिस्प्ले देखा, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन
मेरी जो ओमनिपोटेंस शक्तियां थी उसके सामने ये एफर्ट बिल्कुल बेकार थी, मेरे हिसाब से बिल्कुल कचरा। लेकिन अंदर ही अंदर ये जो मुझ पे करने की कोशिश कर रही थी ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला रही थी, बल्कि ये गुस्सा इतना हो चुका था कि अब मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे इन सब पे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये शक्तियाँ तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं रही। क्या मुझे बस गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि ये अभी भी इतनी हिम्मत करते हैं कि मुझ जैसे सुप्रीम बीइंग के खिलाफ हाथ उठाएं? क्या इनको नहीं नजर आता है कि जो चीज़ मौजूद थी और जो चीज़ अब होने वाली है इस रियलिटी के अंदर, वो सब कुछ अब मैं हूँ, मेरे एग्जिस्टेंस की वजह से ये सब बने हुए हैं। मैं चाहूँ तो अपने एक थॉट के जरिए इनको यहाँ से मिटा सकता हूँ, लेकिन फिर भी इनका घमंड इतना है कि ये मुझ पर अटैक करने की सोचते हैं। तो यही बात जो थी मुझे गुस्सा दिला रही थी। ये बात ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने अपनी शक्तियों के ऊपर से काबू पाना छोड़ दिया, जिसको मैं संभाल के इस्तेमाल कर रहा था। अब मैंने उसको फ्लो होने दिया। मैंने देखा कि किस तरह से ये शक्तियाँ जो है कहर मचा सकती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो इस वक्त मैं एक स्टेप उठाने जा रहा था ये मेरे अपने दिल की ख्वाहिश थी, ये मेरा गुस्सा था, या फिर कोई और है जो कि मुझसे ये काम करवाना चाह रहा था, या फिर मैं उस ग्रैंड प्लान का हिस्सा हूँ जो वो शख्स वहाँ बैठ के चाह रहा है मुझसे ये सब करवाना। और इस तरह हम देख रहे हैं कि थेनोस यहाँ पे दोबारा से जो है वन अबव ऑल को रेफर कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे इस वक्त पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरी शक्तियाँ मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी और मैं वो एक्शंस लेने पे मजबूर हो गया जो शायद मैं कभी अपने होश में ना लेता। तो उसको ऐसा शक होने लगा कि शायद ये सारी चीज़ें जो हैं लिविंग ट्राइब्यूनल इससे करवा रहा है। और इस तरह हम लोग दोबारा बैटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारे के सारे हीरोज की वो बहुत बुरी हालत हो गई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरली इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं बताने बैठा तो पूरे 10-15 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे। यहाँ पे इतने हीरोज हैं, तो आराम से आप इस पैनल को पॉज कीजिए और देखिए कि कितने शानदार तरीके से इस पैनल को बनाया गया है और थेनोस इनसे किस तरह से एक ही झटके में लड़ रहा है। और थेनोस बताता है कि ऑफ कोर्स अब मेरी नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा खोल चुका था कि उस सब के आगे ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी, ये किसकी वजह से हो रहा है। और वहीं से अगले पल द लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, इन्फिनिटी, मैंने उन सबको एब्जॉर्ब करना अपने अंदर शुरू कर दिया। और मैं मानता हूँ कि इटर्निटी, लिविंग ट्राइब्यूनल और इन्फिनिटी जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करा मेरे अंदर एब्जॉर्ब होने से, लेकिन उनको भी मैंने अपने फ्लेम्स के जरिए बता दिया कि मेरी फ्यूरी आखिरकार है क्या। और वो जो थे वो सब के सब जो थे मेरे इस रेज के अंदर आते गए और मेरा ये रेज आउट ऑफ कंट्रोल होता ही रहा। यहाँ तक कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि मैं उनको ऑब्जॉर्व करने तक नहीं रुका। उसके साथ साथ जो कुछ भी चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद थी, जो कुछ भी चीज़ मुझे हार्म पहुँचा सकती थी, मैंने इस फुलिशनेस के अंदर उस सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्या मैं अपने सामने किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त कर सकता था इस वक्त जो मुझ पर सवाल उठाए, जो मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करे? नहीं। और इसीलिए मैंने उस सब को मिटा दिया जो कि मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता था तब तक जब तक इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये पैनल्स कितने ज़्यादा इंसेन हैं। यहाँ पे थेनोस ने जो है लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि मार्वल का मोस्ट पावरफुल बीइंग माना जाता है, इन्फिनिटी, इटर्निटी, उन सबको एब्जॉर्ब करा। साथ ही साथ इस यूनिवर्स के जितने हीरो, जितनी कॉस्मिक एंटिटीज हैं, जितने एल्डर ऑफ द यूनिवर्सेस हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करा। और आखिर में वो बताता है कि मेरा गुस्सा इतना था, ये इतना ज़्यादा मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि मैं रुक नहीं पाया और मैंने इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को ही एब्जॉर्ब कर लिया। और अब हम देखते हैं कि थेनोस यहाँ पे एक खाली वॉइड के अंदर मौजूद होता है। मतलब थेनोस ने पूरी यूनिवर्स को जो है इस वक्त अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खामोशी और एक ऑब्लिवियन के बीच वो बैठा हुआ है। लेकिन अब थेनोस जो है वो सोचने पे मजबूर हो गया है, क्या उसने जो करा है वो ठीक करा है? क्या वो वाकई में हमेशा से ऐसा ही करना चाहता था, या फिर ये किस्म का ट्रैप था जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर उसने कदम रख दिया? ये कोई और बीइंग है जो उससे सब कुछ करवाना चाह रही थी और थेनोस उसके ट्रैप में फंसता गया। और थेनोस बोलता है कि इससे पहले मैंने कभी भी अपने ऊपर इतना शक नहीं किया, मैं जो कोई भी एक्शन लेता था सोच समझ के करता था, लेकिन इस वक्त जो मैंने किया था वो शायद मैं नहीं करता कभी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और के मकसद को इस वक्त फॉलो कर रहा हूँ और मैं इसमें अपना बस नहीं चला सकता हूँ। मैं जो कभी मास्टर मैनिपुलेटर हुआ करता था आज उसको भी ट्रिक कर दिया गया और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभाल पाता, मैं इन टर्म्स को रियलाइज़ कर पाता कि जो अभी हुआ है वो सच में हो चुका है, वहीं पे एक ड्रामेटिक एंट्रेंस हुआ और हम देखते हैं कि वहीं पे थेनोस के सामने इस पूरे के पूरे वाइड में एक पोर्टल खुलता है और थेनोस बोलता है कि मिस्टिक पोर्टल कौन है यहाँ पे, और हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से कोई और नहीं बल्कि एडम वॉरलॉक निकल कर आता है और बोलता है कि थेनोस आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया। तो थेनोस बोलता है कि एडम वॉरलॉक आखिरकार देखो जरा, एंड ऑफ द यूनिवर्स के बीच भी मुझे तुम आके मिलते हो। ऑफ कोर्स मुझे अब समझ में आई कि तुम और गमोरा तो हमारी इस रियलिटी से बाहर थे, उस यंग बच्चे की बेबी सिटिंग कर रहे थे जो कि हमारा कॉस्मिक एंकर माना जाती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस वक्त एडम वॉरलॉक और गमोरा जो है एक बच्ची को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि इस रियलिटी से बाहर मौजूद है। तो इसीलिए जब ये यूनिवर्स बर्बाद हुई तो एडम वॉरलॉक उसके साथ खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो एक अलग रियलिटी के अंदर था और अब वो यहाँ पे थेनोस से मिलने के लिए आया है और बोलता है कि बिल्कुल हम जो कर रहे थे अब हमने वो करना छोड़ दिया है क्योंकि तुमने कुछ अलग ही कर दिया है। तो थेनोस बोलता है कि बस समझ लो कि इसी तरह से यूनिवर्स खत्म होने वाली थी। तो एडम बोलता है कि चलो अब ये बताओ कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो। तो बोलता है कि आगे हमें टाइम और स्पेस की ज़रूरत है और अब उनको मैं मिटा चुका हूँ, अब सिर्फ तुम और मैं बचे हैं और कोई नहीं।
और एडम बोलता है कि हाँ, और मुझे देख के अंदाजा हो रहा है कि मैं तुम्हारे सामने शायद टेम्परेरीली हूँ, तुम मुझे भी बहुत जल्द मिटाने वाले हो ना। तो थेनोस बोलता है कि एडम वॉरलॉक, तुम बहुत अरसे से हमारी इस यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हो, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर भी कम मौजूद रहे हो। इसी वजह से तुम अब तक बचे हुए और मुझसे यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो, लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि मैं तुम्हें जो हूँ तुम्हारे दोस्तों के साथ ना भेजूँ, तुम्हें मैं ओब्लिवियन में ना डालूँ, क्योंकि तुम भी उनसे कुछ कम नहीं हो। तो यहाँ पे एडम वॉरलॉक जो है बेसिकली अब थेनोस को जो है एक अच्छे तरफ पे लाने की कोशिश कर रहा है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, और बोलता है कि अगर तुम ऐसा कर दोगे, अगर तुम मुझे भी इस एग्जिस्टेंस से मिटा दोगे, जो तुम्हारा ग्रैंड गेस्चर है उसको विटनेस कौन करेगा, उसकी गवाही कौन देगा। तो थेनोस बोलता है कि तुम किस गेस्चर की बात कर रहे हो, मैंने इसके आगे और कुछ प्लान नहीं किया है। तो एडम वॉरलॉक बोलता है कि वाकई में तुम सारी जिंदगी इस वॉइड के अंदर अकेले रहना चाहते हो टाइटन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये तौर तरीके हैं। तो थेनोस बोलता है कि तुम्हारे यही तौर तरीके, मतलब यहाँ हर चीज़ के अंदर तुम्हें अच्छाई जो नजर आती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय करते हैं वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक बोलता है कि मेरा इस यूनिवर्स के अंदर एक यूनिक स्टेटस है, और उस स्टेटस की वजह से मुझे हर चीज़ के अंदर एक अलग इंसाइट प्रोवाइड की जाती है। मैं चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, यही वजह है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ थेनोस। शायद तुम अपने आप को जितना नहीं जानते, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा और उससे बेहतर जानता हूँ, और इसी वजह से मैंने पास्ट के अंदर तुम पे इतनी बार विश्वास किया है। और इस तरह एडम और थेनोस एक दूसरे को आंखों से घूर के देख रहे होते हैं। तो थेनोस बोलता है कि जिस ग्रैंड गेस्चर की तुम बात कर रहे हो वो मुझे बहुत महंगा पड़ सकता है, और मुझे अब उस गेस्चर को पे करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडम बोलता है कि थेनोस, तुमने पास्ट के अंदर बिलियंस ऑफ लोगों को मारा है, और यहाँ तक कि जितने तुमने मारे हैं तुमने उससे ज़्यादा उस यूनिवर्स के अंदर बचाए भी हैं, लेकिन फिर भी तुम उस यूनिवर्स को ख़त्म करने की बात करते हो, तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो थेनोस बोलता है कि मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा है जिनको मारना ज़रूरी था, वो मेरे मोटिव का हिस्सा थे और वो ज़रूरी थे। तो एडम बोलता है कि वाकई में वो सब ज़रूरी थे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम शुरू से एक इंसान रहे हो ऐसे जो कि यूनिवर्स के अंदर एक बैलेंस कायम करना चाहता है, चाहे वो मॉन्स्टर्स हो या बुराई हो या अच्छाई हो, तुम हर चीज़ में एक बैलेंस हमेशा ढूंढते हो, यही तुम्हारा काम है थेनोस। तो थेनोस बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन शायद इस बार जो है मैं अपना इंटरेस्ट इस पे से दूर रख के एक यूनिवर्स की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि वो यूनिवर्स वैसे भी ख़त्म होने के लिए ही बनी थी और मैंने उसको ख़त्म कर दिया, तो उसमें बुराई क्या है। तो यहाँ पे एडम बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि आजकल हर कोई जो है अपना ही सोचता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है, कभी मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे पास पहले भी इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी हैं और तुमने उनको अच्छे के लिए इस्तेमाल करा है। आखिर में जब तुम हार मान जाते हो तो तुम जाके सुकून से बैठ जाते हो। जब तुम्हारे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था तुमने बहुत ज़्यादा शक्तियाँ इस्तेमाल करी, लेकिन उसके बाद तुमने अपनी ज़िंदगी पीसफुली गुजारना शुरू कर दी, और उसके बाद तुम्हें डर हुआ कि तुम्हारे पुराने दुश्मन तुमसे बदला लेने के लिए ना आ जाएं, तो इसलिए तुम उससे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ को ढूंढने के लिए निकल गए, और अब जब वो तुम्हें मिल गई तो देखो वो तुम्हें कहाँ ले आई है। और मेरे ख्याल से तुमने इस चीज़ को तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया होगा कि तुम्हें कुछ ऐसा होगा। थेनोस बोलता है कि हाँ तुम्हारी ये बात ठीक है कि मेरी इंटेंशंस कभी भी ऐसी नहीं थी, मैं तो बस लेकिन वहीं पे एडम बोलता है कि हाँ तुम्हें ट्रिक किया गया है, तुम्हें जो है उस आदमी ने ट्रिक किया है जिसकी शायद तुम शक्तियाँ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, वो चाहता है तुमसे ये सब करवाना और तुम करते जा रहे हो, और मेरे ख्याल से तुम तो कभी ऐसे नहीं थे जो कभी किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करे। और यहाँ पे एडम वॉरलॉक वंस अगेन आपको पता है कि यहाँ पे वन अबव ऑल को ही वो जो रेफर कर रहा है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में यही मुझे सबसे चीज़ बुरी लगती है कि वन अबव ऑल को डायरेक्टली दिखाया नहीं जाता, डायरेक्टली उसको जो है रेफर नहीं किया जाता वन अबव ऑल के नाम से, बस इसी तरह हमें हिंट्स दिए जा रहे होते हैं और रीडर्स को जो है अपनी दिमाग लगा के सब कुछ समझना पड़ता है कि वो किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। तो थेनोस बोलता है कि इसका मतलब अब तुम मुझे इतना ज़्यादा तंग करोगे, इतना ज़्यादा छेड़ोगे मेरी बात के ऊपर। और यहाँ पे बेसिकली थेनोस को जो है वो लंबी चौड़ी करके कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम इस यूनिवर्स को दोबारा चला सको। मतलब थेनोस का अब कोई इरादा नहीं था यहाँ पे यूनिवर्स को दोबारा बनाने का, तो इसीलिए वो उसको इस सब के लिए मोटिवेट कर रहा है। और जब थेनोस यहाँ पे उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, कुछ नहीं समझ रहा होता, तो यहाँ पे एडम वॉरलॉक अपनी आखिरी चाल चलता है और बोलता है कि जिस यूनिवर्स को तुमने ख़त्म करा है वहाँ से डेथ भी चले गई है, और डेथ से तुम कभी प्यार किया करते थे। और यहाँ से थेनोस के दिल में वो बात आना शुरू हुई थी कि हाँ वाकई में वो डेथ से सच में एक प्यार किया करता था। और अचानक उसके सामने मिस्ट्रेस डेथ आती है और थेनोस उसको देख के बोलता है कि मिस्ट्रेस डेथ तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रही हो। तो मिस्ट्रेस डेथ उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माय डियरेस्ट। तो थेनोस बोलता है कि तुमने मुझसे बात करी, तुमने मुझसे डायरेक्टली बात करी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्ट्रेस डेथ सिर्फ उससे बात नहीं करती पहली बार, बल्कि उसको आके किस करती है। और आपको पता है कि थेनोस मिस्ट्रेस डेथ के पीछे कितना पागल है, और जब मिस्ट्रेस डेथ उससे इस तरह से आके मिलके जाती है तो थेनोस के दिल में एक आग जलना शुरू होती है। वो बोलता है कि मुझे अब इस यूनिवर्स को बनाना होगा क्योंकि वहाँ पे मिस्ट्रेस डेथ मेरा लव मौजूद है। और थेनोस बोलता है कि तुमने जो कहना था तुमने कह दिया, शायद इसी की खातिर मैं जो हूँ इस यूनिवर्स के अंदर लाइफ दोबारा से बना सकूँ। तो एडम बोलता है क्या वाकई में ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो थेनोस बोलता है कि हाँ ये काफ़ी होनी ही चाहिए, अब मुझसे पीछे हटो एडम वॉरलॉक, अब वक्त आ गया है कि मैं सबको फाइनली रिजरेक्ट कर दूं। और इस तरह हम देखते हैं कि थेनोस अपना मार्क्स उतार के वहाँ फेंकता है और बोलता है कि मुझे सारे के सारे पैटर्न्स को ठीक करना होगा, इस कैंसर को मुझे इस यूनिवर्स से मिटाना होगा जो कि इसका पेशेंट बनी हुई है। सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा लेकिन उससे बेहतर।
ये बात कितनी आयरॉनिक है ना, जो थैनोस ऑफ टाइटन हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए बना था, हर चीज़ को मिटाने के लिए बना था, आज वो एक हीलर का काम कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि थैनोस अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ यानी वॉइड के अंदर चमकाता है और वहाँ से वो एक नए यूनिवर्स को पैदा करता है। तो सिर्फ आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थैनोस इस वक्त कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा ओमनीपोटेंट है, कितना ज़्यादा ओमनीशिएंट है कि वो जो है एक यूनिवर्स को ख़त्म करने के काबिल है, वो सारी कॉस्मिक एंटिटी से लड़ने के काबिल है और आखिर में वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस यूनिवर्स को बना भी सकता है। और इस तरह यहाँ पे एडम वॉरलॉक हमें बताता है कि मैंने सेंस किया कि यूनिवर्स अपनी फुल ग्लोरी, फुल स्कोप पे पहुंच चुकी थी। जो कॉस्मिक एंटिटीज जिनको मिटा दिया गया था उनको अपने अपने लेवल से पहुंचा दिया गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। मज़े की बात यह है कि जो जैसा था वो वैसा ही हो गया और थैनोस ने अपने आप को लोगों के दिल में वैसे ही रखा, यानी एक विलन की तरह। वो चाहता था लोगों के दिल में एक हीरो बन सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ भी याद नहीं रहा, ना ही किसी को यह याद रहा कि कोई अखेनाटिन फोरा यहाँ पे आया था और उसने ये सब करना शुरू किया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लोगों के माइंड के अंदर एक नई रियलिटी बन गई थी जिसमें ये कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जिसमें थैनोस ने कभी उसको बचाया नहीं था। यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक एंटिटीज जो थी उनको भी नहीं पता था कि थैनोस ने क्या सेक्रीफाइस करा और उसका ये ग्रैंड गेस्चर कैसा था। सिर्फ इस चीज़ के बारे में मैं जानता था क्योंकि मैंने वहाँ खड़े होकर ये सब विटनेस किया था और मैं ये भूला नहीं हूँ। और अगर तुम मुझसे जानना चाहोगे कि मेरी इस पर ओवरसाइट क्या है, तो मैं इसके फ़ौरन बाद थैनोस के पास गया। और इस तरह हम देखते हैं कि थैनोस की जो है सेंचुरी के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर वो आता है और पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन दरअसल थैनोस यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। और एडम वॉरलॉक हमें यही बता रहा होता है कि किस तरह से थैनोस जो था वो सारी शक्ति हासिल करने के बाद भी एक हीरो ही निकला, मतलब जो उस तरह से जिसको विलन हम समझते हैं वो विलन नहीं निकला। और इस तरह यहाँ पे एडम वॉरलॉक यही बोल रहा था कि मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि यूनिवर्स खत्म होगी तो उसको बनाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि थैनोस हिमसेल्फ होगा। और ये बात मुझे बहुत ऑड लगी। और इस तरह हम देखते हैं कि एडम वॉरलॉक जो है वहाँ से आगे बढ़ जाता है क्योंकि थैनोस का यहाँ पे कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ उसका यहाँ पे हमें ये मार्क्स नज़र आ रहा होता है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी ये ऑसम सीरीज जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वो आज ख़त्म होती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसकी एंडिंग के बारे में, इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। तो एंडिंग खासकर जो लास्ट पैनल हमने देखा जिसमें एडम वॉरलॉक यहाँ पे आया और थैनोस का मार्क्स फेंक के चले गया, तो अब इसके आप जो है बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थैनोस को नहीं दिखाया गया है। अब तो ऐसा हो सकता है कि थैनोस शायद एक कॉस्मिक एंटिटी बन गया हो और एक यूनिवर्स का हिस्सा बन गया हो क्योंकि उसके पास हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की पावर्स मौजूद थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने जो है जब इस यूनिवर्स को सर्वाइव करा तो उसकी सारी शक्तियाँ चली गई और उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, शायद इसी वजह से एडम वॉरलॉक उसको एक हीरो की नज़र से हमें बता रहा है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि थैनोस के मुताबिक उसने जब इस यूनिवर्स को ठीक करा, अब इस यूनिवर्स के अंदर और रिसाइकल्स नहीं होंगे, मतलब जो हीरोज मर जाएंगे वो हमेशा मरे रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दरअसल एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी, हमारी मेन यूनिवर्स की नहीं है, तो इसलिए इस तरह से चीज़ें कॉमिक्स में नहीं चलती है। आपको पता है कि अगर कॉमिक्स में लोग जिंदा नहीं होंगे वापसी तो लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो इसी वजह से ये आप ऐसी बात समझ लीजिए जिसको राइटर्स लिखते तो हैं लेकिन उसको कभी फॉलो नहीं करते हैं। और अगर मैं इस पूरी ओवरऑल सीरीज की बात करूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी नज़र में थैनोस की ये वन ऑफ द मोस्ट वेल राइटेड सीरीज है जिसको राइटर जिम स्टार्लिन ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लिखा है, क्योंकि जिम स्टार्लिन दरअसल वही हैं जिन्होंने थैनोस को खुद क्रिएट किया है। इनका एक कैमियो हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी देखा था और मेरी नज़र में ये थैनोस के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट राइटर हैं। इन्होंने थैनोस के कैरेक्टर को जितनी डेप्थ इस सीरीज के अंदर दी है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और सीरीज होगी जिसमें थैनोस को हम इतने अच्छे तरीके से जान पाएं। इसका कैरेक्टर हमने देखा कि किस तरह से ये यूनिवर्स को बचाना चाह रहा था, लेकिन आखिर में उसने जो इसको ख़त्म भी कर दिया। अब ख़त्म करने की अगर बात करें यूनिवर्स, तो आपको पता है कि वो जैसा कि कह रहा था बार बार कि कोई इससे ये करवा रहा है और वो कोई और जो है वन अबव ऑल ही था। तो इस यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करें कि इसमें जो एक्शन था वो तो हमें भरपूर देखने को मिला। इतनी ज़्यादा कॉस्मिक एंटिटीज़ एक ही कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी, और यहाँ तक कि सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ को एक्शन में देखना ये एक बहुत बड़ी बात होती है हम फैंस के लिए। मतलब हम लोग तरस जाते हैं कॉमिक्स में कि लिविंग ट्राइब्यूनल आए, उसका हमें एक झलक दिख जाए तो हम लोग पागल हो जाते हैं, हमें इन्फिनिटी दिख जाए, इटर्निटी दिख जाए एक्शन के अंदर तो हम पागल हो जाते हैं। लेकिन इस एक कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर इतना एक्शन, इतना धमाका, इतना सस्पेंस, मज़ा आ गया मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मैंने हर एक कॉमिक को समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डीप थे जिसमें आप लोगों को समझने में मुश्किल हुई होगी, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जो है समझाने की कोशिश करी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। और जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी ये ऑसम सीरीज़ यूट्यूब के ऊपर एंजॉय कर सकें। और अभी जो है नेक्स्ट संडे के लिए मैंने कोई सीरीज़ डिसाइड नहीं करी है, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि बस बहुत हुई है। मेरे डीसी के जो फैंस हैं चैनल पे वो हमेशा बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं यार तुम हमेशा मार्वल को फॉलो करते हो, डीसी के साथ कुछ क्यों नहीं करते। और बैटमैन की रिक्वेस्ट मेरे पास डीएम्स में, कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो
तो मैंने सोचा है कि शायद अब हम जो अपनी नेक्स्ट सीरीज शुरू करने जाएंगे चैनल के ऊपर, जो संडे सीरीज होगी हमारी, वो एक डीसी की सीरीज होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस कमेंट करके बताएं इस वीडियो के नीचे कि कौन सी डीसी की सीरीज मुझे उठानी चाहिए, जो कि इसी तरह की एक लिमिटेड सीरीज हो, जिसको हम 6 इश्यूज के अंदर कवर भी कर लें और इससे हमारी ओवरऑल यूनिवर्स के ऊपर कोई असर भी ना पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी डीसी की सीरीज पे मुझे वीडियोस कवर करनी चाहिए। और मार्वल की सीरीज तो हमारे चैनल पर डेली आती ही रहती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो इस सीरीज के अंदर जो थैनोस के पास पावर हासिल उसने की थी, द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो मेरी नज़र में ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ थी इस यूनिवर्स के अंदर, जो कि अब तक हमने कॉमिक्स में पढ़ी है। मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स हो गए या कॉस्मिक क्यूब हो गए, ये जो चीज़ थी ये उन सबके बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी। मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स मेरे ख्याल से इसके सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि ये जो चीज़ें कर रहा था थैनोस इसके पावर आने के बाद से, वो हमने इसको इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी करते हुए नहीं देखा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये बताया जाता है कि हमारी यूनिवर्स की कहानी नहीं है। और इसका दूसरा जो है मुझे बहुत बुरी चीज़ ये लगती है कि इसके बाद से हमने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स का कभी कहीं जिक्र नहीं सुना, और ना ही हमने कभी देखा कि ये सच में है भी कि नहीं। तो आई होप कि मार्वल इस ज़बरदस्त किस्म की पावर को जो है अपने आगे की फ्यूचर स्टोरीज में इस्तेमाल करे और इससे भी बड़ा एक क्रॉसओवर इवेंट करे जो कि हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर हो। सो गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, अगर इस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे प्राइवेटली पूछ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।